आपातकाल लागू होने के बाद इंदिरा गांधी के निशाने पर सिर्फ विपक्ष के नेता ही नहीं थे, बल्कि देश की कई पूर्व रानियां भी थीं। इनमें सबसे प्रमुख नाम था जयपुर की राजमाता गायत्री देवी। वो सिर्फ एक शाही परिवार से नहीं आती थीं, बल्कि जनता के बीच उनकी एक साफ सुथरी और लोकप्रिय छवि थी। संसद में वो विपक्ष की मजबूत आवाज मानी जाती थी, लेकिन इंदिरा गांधी के शासन में यही लोकप्रियता उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई। उनकी राजनीतिक छवि को तोड़ने के लिए सरकार ने उन्हें राजनीतिक विरोधी नहीं बल्कि आर्थिक अपराधी घोषित किया। दरअसल गायत्री देवी को दबाने की शुरुआत इमरजेंसी से पहले ही हो चुकी थी। जयपुर के राजघरानों के महलों में, दफ्तरों में और यहाँ तक कि घरों तक में आयकर विभाग के छापे पड़ने लगे थे। और फिर 1975 इमरजेंसी लग चुकी थी। 56 साल की गायत्री देवी उस समय मुंबई में इलाज करवा रही थी। 30 जुलाई की रात जब वो दिल्ली के घर पहुंची, पुलिस पहले वहां से मौजूद थी। उन्हें विदेशी मुद्रा कानून और तस्करी निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बेटे कर्नल भवानी सिंह को भी हिरासत में ले लिया गया। सरकार का आरोप था कि विदेश में यात्रा के दौरान उनके पास बचे डॉलर का सही हिसाब उन्होंने नहीं दिया। इस मामूली आरोप के बहाने माँ बेटे दोनों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजाओं और राजशाही का खुलकर विरोध किया था। उनके संबंध कभी अच्छे तो कभी कड़वे रहे। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि उनकी बेटी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रुख राजशाही के प्रति कैसा था। हम आपको ये भी बताएंगे कि इमरजेंसी के दौरान कैसे दो बड़े घरानों की रानियों को जेल भेजा गया और कैसे इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में राजशाही को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ सिंह। 19 जुलाई 1959 ये वो तारीख थी जिसने भारत की इतिहास की दिशा और दशा दोनों बदल दी। शाम 8 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। वो समय दुनिया में वामपंथ के उभार का था। यूएसएसआर बनाम अमेरिका की शीत युद्ध राजनीति, माओ से तुंग, फदे कास्के का प्रभाव और कॉलेजों में वियतनाम युद्ध पर बहसें। ऐसे माहौल में बैंक नेशनलाइजेशन जनता के बीच आग की तरह फैल गया। लोगों को लगा कि अब अर्थव्यवस्था पर अमीरों का नहीं बल्कि जनता का हक होगा। यहीं से इंदिरा गांधी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1959 से 1977 के बीच उन्होंने कई बड़े फैसले किए। उनमें दो सबसे महत्वपूर्ण फैसले थे बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स यानी राजाओं को मिलने वाली शाही भत्तों का अंत। इन दो फैसलों ने इंदिरा गांधी को एक स्वतंत्र, मजबूत और आक्रामक नेता के रूप में स्थापित किया। अब वो सिर्फ नेहरू की बेटी नहीं रही बल्कि ऐसी नेता बन गई जो पूंजीवाद और राजा महाराजाओं दोनों से टक्कर ले सकती थी। उस दौर में आम जनता पूंजीपतियों को मजदूरों की कमाई लूटने वाली मानती थी और राजाओं को मध्यकालीन अत्याचारों की बची हुई निशानी। आजादी के बाद रियासतों को जो प्रीवी पर्स दिए जाते थे वो सरदार पटेल द्वारा रियासतों को भारत में मिलाने के समझौते का हिस्सा थे। पूर्व राजस्व का 8.5% हर साल आर्थिक सहायता के रूप में मिलता था। इंदिरा गांधी ने सत्ता संभालने के बाद ये व्यवस्था खत्म करने का निर्णय लिया और संविधान में 26वां संशोधन लाकर प्रीवी पर्स पूरी तरीके से बंद कर दिया। लेकिन ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं था, राजनीतिक भी था। 1967 के चुनावों में कई पूर्व महाराजाओं ने अपनी पार्टी बनाई और कांग्रेस के बागियों के साथ मिलकर एक साथ नजर आए। इंदिरा गांधी ने इसे अपनी प्राथमिकता बना लिया कि सामंती विशेषाधिकार खत्म हो। कांग्रेस के भीतर इसको लेकर के मतभेद थे। राज्यसभा में प्रस्ताव गिर भी गया, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी की प्रचंड जीत ने उन्हें स्पष्ट जनादेश दिया और उसी साल उन्होंने संशोधन पारित कर प्रीवी पर्स समाप्त कर दिए। इसके बाद इंदिरा गांधी ने और भी सख्त रूप अपनाया। पीछे मुड़कर उन्होंने कभी नहीं देखा। 1975 की इमरजेंसी में कई विरोधियों के साथ साथ राजघरानाओं की रानियों को भी जेल भेजा गया। लेखक जॉन जुब्रीजिकी ने द हाउस ऑफ जयपुर में लिखा है कि भवानी सिंह को जिस कमरे में रखा गया उसमें बाथरूम था, लेकिन गायत्री देवी को बदबूदार, छोटी, बिना पानी वाली कोठरी में रखा गया। उन्हीं के कमरे में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता शीलता स्वामीनाथन को भी रखा गया था। कमरे में सिर्फ एक बिस्तर था। शीलता ने राजघराने की गरिमा का सम्मान करते हुए बिस्तर गायत्री देवी को दे दिया और खुद जमीन पर सो गई।
गायत्री देवी को हर दिन सेंसर की हुई अखबार की कॉपी, सुबह चाय और शाम को बेटे भवानी सिंह के साथ थोड़ी देर टहलने की अनुमति मिलती थी। जेल ले जाने से पहले उन्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां अधिकतर लोग भवानी सिंह को पहचानते थे। वो राष्ट्रपति के अंगरक्षक रह चुके थे और 1971 युद्ध में साहस के लिए महावीर चक्र पा चुके थे। उस समय जेलें इतनी भरी हुई थी कि जगह मिलना मुश्किल था। तिहाड़ के अधीक्षक ने तैयारी के लिए 3 घंटे का समय मांगा। गायत्री देवी अपनी किताब में लिखती हैं, जब हम तिहाड़ पहुंचे तो हमारे लिए चाय मंगवाई गई और घर से बिस्तर भी बुलवा लिए गए। इमरजेंसी में उन पर आर्थिक अपराध के आरोप लगे। उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। खर्च लगाने के लिए उन्हें अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ी या दोस्तों से उधार लेना पड़ा, जो जोखिम भरा था क्योंकि प्रशासन मदद करने वालों पर भी दबाव बनाता था। करीब 1 महीने बाद तिहाड़ प्रशासन ने बताया कि ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया को भी उसी कमरे में रखा जाएगा। गायत्री देवी ने कहा कि कमरे में एक और बिस्तर रख दिया जाएगा तो खड़े होने की जगह भी नहीं बचेगी। उनकी बात मानकर राजमाता को दूसरा कमरा दे दिया गया, लेकिन सितंबर की गर्मी में राजमाता ने पूछा कि क्या वे गायत्री देवी के कमरे से लगे बरामदे में सो सकती हैं। गायत्री देवी ने तुरंत वहां पर्दा लगवा कर एक पलंग लगवा दिया और राजमाता के हवाले बरामदा कर दिया। वहीं दोस्तों, ये वो दौर था जिसने भारतीय राजनीति को भीतर तक बदल दिया। एक तरफ इंदिरा गांधी थी, एक ऐसी नेता जो प्रण ले चुकी थी कि भारत में किसी भी प्रकार की सामंती व्यवस्था का अंत होना चाहिए। बैंक राष्ट्रीयकरण हो, प्रीवी पर्स का खात्मा हो या फिर इमरजेंसी के दौरान लिया गया कठोर रुख, इंदिरा गांधी अपने लक्ष्य से कभी नहीं डगमगाई। लेकिन दूसरी तरफ थे वो लोग जो कभी सत्ता के केंद्र में रहे थे, राजघरानाओं की राजमाताएं, शाही परिवार और वो तमाम लोग जो देश की आज़ादी के बाद एक नई पहचान तलाश रहे थे। उनमें से कई जैसे गायत्री देवी सिर्फ राजघराने की सदस्य नहीं थी, बल्कि जनता की चुनी हुई लोकप्रिय प्रतिनिधि थी। उनकी छवि साफ सुथरी थी, उनका कद बड़ा था और शायद यही कारण था कि इमरजेंसी के साए में भी निशाने पर आ गई हो। तिहाड़ की उन तंग कोठरियों में बंद राजमाताएं, एक ओर तपती गर्मी, दूसरी ओर सेंसर की हुई अखबार की कतरनें। ये सिर्फ जेल की कहानियां नहीं थी, ये उस टकराव का प्रतीक थी जो भारत एक नए रास्ते पर चलने के लिए झेल रहा था। एक तरफ सत्ता का कठोर चेहरा, दूसरी तरफ इतिहास की बची हुई परंपराएं और उनके बीच फंसी वो मानवीय कहानियां जो अक्सर राजनीतिक भाषणों में नहीं दिखती। इंदिरा गांधी ने अपने फैसलों से भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। राजघरानों की आर्थिक सुरक्षा खत्म हुई, उनकी पुरानी पहचान मिट गई और स्वतंत्र भारत में एक नई बराबरी की रेखा खिंच गई। लेकिन ये भी सच है कि इन फैसलों की कीमत कुछ लोगों ने जेलों की सलाखों के पीछे चुकाई, कभी आरोपों के नाम पर, कभी राजनीतिक बदलों की हवा में। आज पीछे मुड़कर देखने पर यह पूरा दौर हमें एक बात जरूर सिखाता है कि इतिहास सिर्फ नीतियों और कानूनों से नहीं चलता, बल्कि इतिहास उन इंसानी अनुभवों से बनता है जिन्हें लोग जीते हैं। कभी सत्ता में बैठकर, कभी जेल की कोठरी में बैठकर राजमाता गायत्री देवी, विजयराजे सिंधिया और तमाम अन्य लोग शायद इमरजेंसी की सबसे चुप्पी वाली कहानियों में से थे। उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि राजनीति चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनके फैसलों के असर सबसे ज्यादा इंसानों पर पड़ते हैं। और शायद यही वजह है कि इमरजेंसी सिर्फ एक आपातकाल नहीं थी, वह एक ऐसा मोड़ थी जिसने भारत में सत्ता विरोध, संघर्ष और इंसानियत सबकी परिभाषा बदल दी। राजशाही समाप्त हो गई, लेकिन उस दौर की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में